अस्सलाम वालेकुम। फिजिकल केमिस्ट्री से मुताल्लिका केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर का हमने आगाज किया हुआ है और इससे कब हम इंट्रोडक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को जानने से पहले हमें जानना होगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक rate of reaction is directly proportional to product of their molar concentration of reactant। देखिए ये A और B है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, मिलकर प्रोडक्ट P बना रहे हैं फर्स्ट के। तो अब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितने भी रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे उन सब की मोलर कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? रेट ऑफ रिएक्शन के। यानी अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा रहेगा, और अगर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ देयर रिएक्टेंट कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो सूरत में रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। ये तो था लॉ ऑफ मास एक्शन। अब इसी इक्वेशन का सहारा लेते हुए हम वेलोसिटी कांस्टेंट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखिए रेट जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा वो इक्वल होता है dx ओवर dt के वक्त के लिहाज से कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, ये रेट को बयान करता है। अब रेट की जगह पे उसका फॉर्मूला dx ओवर dt, ये वैल्यू लिखी और ये किसके प्रोपोर्शनल है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ देयर रिएक्टेंट। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाते हैं तो रेट इज इक्वल टू dx ओवर dt इज इक्वल टू k मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। जितने भी रिएक्टेंट होंगे सबको लिखना पड़ेगा, A B C D जितने भी हो सकते हैं। अच्छा, अब अगर ऐसा हो जाए कि जितने भी रिएक्टेंट हैं सब की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब के इक्वल, ईच ऑफ द रिएक्टेंट हैव मोलर कंसंट्रेशन 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इस केस में A की मोलर कंसंट्रेशन भी 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और B की मोलर कंसंट्रेशन भी 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। अगर ऐसा है तो फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे K1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो अब ओवरऑल वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होगा? ये ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें या रेट इक्वेशन इन विच मोलर कंसंट्रेशन ऑफ देयर रिएक्टेंट इज इक्वल टू 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इससे जो कांस्टेंट मिलता है यानी रेट एक्सप्रेशन को K से रिलेट करने वाला, इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट तक पहुंचने के बाद हम बात करेंगे कि रेट लॉ क्या होता है। अब रेट लॉ बयान करने के लिए हमने यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें A और B, ये स्मॉल m इसके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल m B के नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर ये दोनों मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा? अभी तो पढ़ा लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स को पावर में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, और B के नंबर ऑफ मोल्स को भी उसके पावर में लिखेंगे, उनकी मोलर कंसंट्रेशन के पावर में करेंगे। अब फिर रेट क्या होगा? रेट अब प्रोपोर्शनलिटी साइन का है कि A पावर है B मोलर कंसंट्रेशन की पावर में m लिखा, यानी जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको पावर में लिखा, और वो एक्सप्रेशन जो रेट ऑफ रिएक्शन को मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ रिलेट करता है उसे क्या कहते हैं? रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन भी कहा जा सकता है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, एन एक्सप्रेशन व्हिच रिलेट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रेट इज कॉल्ड रेट लॉ। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये वाली, ये देखिए किसके साथ रिलेट कर रही है? रेट के साथ, इसे क्या कहते हैं? रेट लॉ। रेट लॉ को पढ़ने के बाद हम हमसे मुताबिका चंद एग्जांपल्स कर लेते हैं। लाइक हाइड्रोजन और आयोडीन जब मिलते हैं तो प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड, और इसके लिए रेट लॉ अगर लिखें तो या रेट इक्वल एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, देयर रिएक्टेंट मोलर कंसंट्रेशन। और इसके अलावा अगर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसकी डिकम्पोजिशन की बात करते हैं तो जब ये डिकम्पोज होगा तो इसके लिए रेट लॉ क्या होगा? इसके लिए रेट लॉ होगा कि रेट एक्सप्रेशन होगा कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और इसके नंबर ऑफ मोल्स को पावर में लिखा। लेकिन अब कुछ ऐसे रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जिनके रेट लॉ में और बाकी चीजों में फर्क नजर आ रहा है।
यानी देखिए 2N2O5 जब ये डिकम्पोज होगा 4NO2 बनाएगा और साथ में ऑक्सीजन। समझ में आने वाली बात है, हो सकता है, लेकिन ये बात समझ से बाहर है। रेट इज प्रोपोर्शनल टू N2O5। यहाँ पर तो 2 लिखा हुआ, हमने 2 तो पावर में नहीं लिखा, उसकी कुछ ना कुछ वजह तो होगी। तो वजह ये है कि वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये एक स्टेप में मुकम्मल होने वाला रिएक्शन नहीं, बल्कि ये एक से ज्यादा स्टेप में केमिकल रिएक्शन मुकम्मल होता है। तो इससे मुताल्लिका बात हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, परेशान नहीं होना आपने। अमोनिया से मुताल्लिका बात कर लेते हैं। अमोनिया की डिकम्पोजिशन N2+3H2, इसके लिए भी रेट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, पावर में कुछ नहीं लिखा। सोचेंगे गलत हो गया, नहीं गलत नहीं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बहरहाल हम आगे चलते हैं। मॉलिक्यूलरिटी, एक केमिकल रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट के पार्टिकल, नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल, अब वो रिएक्टेंट में एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। रिएक्टेंट्स के लिए कंडीशन तो नहीं है सिर्फ मॉलिक्यूल ही हो, रिएक्टेंट में एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल हो। तो इसीलिए हमने लिखा नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स, वो कोई भी हो सकते हैं, विच कोलाइड। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें कोलाइजन्स होती हैं आपस में, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं विद परफेक्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी एक्टिवेटेड एनर्जी के साथ वो क्या करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे और एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ तभी प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन प्रोडक्ट बनने से पहले भी एक चीज बनती है, उसे कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जैसे अगर आपने मतलब एक क्लास को पास करना है, यानी अगर आप फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में थे तो आपको एग्जाम जो है वो देना पड़ा और वो हाई एनर्जी स्टेट वो एग्जाम हो सकता है, तो वो एग्जाम के फॉर्म में यहाँ पर भी इनके लिए एक एग्जाम आता है जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल, अब नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स मैंने बताया एटम, आयन या मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो कि कोलाइड करते हैं। जितने भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे केमिकल रिएक्शन के दौरान, किस चीज को बनाने के लिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और इस प्रोसेस में, एलिमेंट्री प्रोसेस में, यानी कोई एक केमिकल रिएक्शन है उसमें जितने रिएक्टेंट उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं विद प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो उन्हें हम उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। अब रिएक्शन दो तरह के हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो हमने देखा कि N2O5 और NH3, ये इसमें आपने देखा कि मोलर कंसंट्रेशन और ये रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स में बड़ा तजाद नजर आ रहा है, फर्क नजर आ रहा है। लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन देख ले पहले वाले H2I2 सिंगल स्टेप में मुकम्मल हो जाते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन कि इनके रेट के एक्सप्रेशन में और नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, कि उसकी पावर में भी वही लिखा है जो नंबर ऑफ मोल्स में मौजूद है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट में मौजूद नजर आ रहा है। बहरहाल अपनी मॉलिक्यूलरिटी के हवाले से रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर हो सकते हैं। आपने सेकंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ी होगी तो यूनिमॉलिक्यूलर SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन बाइमॉलिक्यूलर पढ़ा होगा। लेकिन सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी बयान कर सकते हैं, वो इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो। तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन जिसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल कोलाइड करता है या एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इन्वॉल्व होता है, उसे कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। लाइक O3 ऑक्सीजन और ओजोन, यानी कि ओजोन जो है डिकम्पोज ऑक्सीजन में और एटॉमिक ऑक्सीजन। बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिनमें दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो जाते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो हाइड्रोजन आयोडाइड H2+I2। ट्राइमॉलिक्यूलर जिसमें 3 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व रहते हैं, 2NO+Cl2, 2NOCl नाइट्रोक्साइड ट्राइड बन गया है। टेट्रामॉलिक्यूलर भी होते हैं लेकिन बहुत रेयर, बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। सोचने की बात है कि टेट्रामॉलिक्यूलर के हमने कुछ एग्जांपल भी लिखी और इसको बयान भी सही तरीके से नहीं किया, कभी सुना तो नहीं होगा ट्राइमॉलिक्यूलर या टेट्रामॉलिक्यूलर का हमने कभी जिक्र नहीं सुना। उसकी वजह यह है कि जो जब मॉलिक्यूलरिटी बढ़ जाती है, लेकिन 3 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे, जैसे फर्ज किया एक घर में सिर्फ एक ही शख्स फैसला करने की सलाहियत रखते हैं, उसी ने फैसला करना है। एक बुजुर्ग घर में है, उसी ने तमाम फैसलों को सर अंजाम देना है, वही फैसले करेगा, तो फिर मामला आसान रहते हैं। उसने जो फैसला कर दिया वही हतमी फैसला होगा। लेकिन अगर एक घर में 4-5 लोगों को ये हुक्म दिया जाता है कि आप फैसला कर सकते हैं, तो चारों बच्चों के फैसलों में तजाद होगा, जिसकी वजह से वो फैसला वक्त पे नहीं हो पाएगा, ठीक से नहीं हो पाएगा और मामला जाहिर बात है सुलझ नहीं पाएंगे। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। हमने कहा जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो मॉलिक्यूल प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ, प्रॉपर एनर्जी के साथ कोलाइड करते हैं ताकि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सके।
अब तीन मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलाइड करना प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ और उसके अलावा प्रॉपर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रख के उनका कोलाइड करना ये जरा मुश्किल सी बात लगती है। और फिर टेट्रा मॉलिक्यूल तो उससे भी आगे 4 मॉलिक्यूल इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे केमिकल रिएक्शन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो इतने मॉलिक्यूल्स का मिलकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना जरा मुश्किल लग रहा है, उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम रहता है। तो इसी वजह से जो है हम टेट्रा मॉलिक्यूलर या ट्राई मॉलिक्यूलर की बहुत कम बात करते हैं, ज्यादा यूनिमॉलिक्यूलर बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी हमारी डिस्कशन का हिस्सा रहते हैं। हाँ, अलबत्ता एक रिएक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में याद करके हमें कुछ बताया नहीं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हवाले से, तो उसकी बात को भी हम बयान कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इससे मुताबिक एक एग्जांपल लिखने लगे हैं। यही रिएक्शन 2N2O5, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है N2O5 ये डिकम्पोज होगा इसमें NO3 में और उसके अलावा NO2 में। ठीक है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये दोनों, ये पहला स्टेप था, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा NO3 प्लस NO2 मिलेंगे और बनाएंगे क्या चीज NO2 प्लस NO प्लस O2। यहां से फिर NO थर्ड स्टेप में ये फिर मिलेगा और ये NO प्लस N2O5, तो क्या बनेगा जी NO3, तो यहां पर हम 3 लिखेंगे और साथ में लिखेंगे, देखिए यहां पर 3 नाइट्रोजन सारे के सारे होंगे और उसके अलावा क्या रहेगा NO। नाइट्रिक ऑक्साइड का पहले था हमारे पास, तो NO3 बन जाएगी हमारे पास, टोटल 3 ये मुकम्मल हो गया। अब इसका ओवरऑल रिएक्शन देख लेते हैं। N2O5 N2O5 2, सॉरी यहाँ पर ओवरऑल कंसंट्रेशन नहीं लिखना है हमें, N2O5 इसके अलावा साथ में क्या लिखेंगे NO3 प्लस NO2 प्लस NO, ये रिएक्टेंट सारे के सारे जमा कर लिए ऐड कर दिए। इसके अलावा यहाँ से NO3 और यहाँ पे ये 3 और ये 1 4 हो जाएगा, 4NO3 प्लस यहाँ से NO2 प्लस 2NO2 और इसके अलावा NO प्लस O2। अब देखिए यहाँ से ये NO2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से NO से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 2N2O5 मिलके क्या बना रहे थे 4NO3 प्लस O2। तो ये ओवरऑल रिएक्शन कहलाता है। अब देखिए ये जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो प्रोसेस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में स्लो प्रोसेस में सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इस वजह से इसकी मोलेकुलरिटी 1 है। देखिए इसके देख के पता चल रहा है कि मोलेकुलरिटी 1 होगी। नेक्स्ट हम इससे आगे मजीद डिस्कशन करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।